Quaid-e-Azam International Hospital, Islamabad, Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स ब्रॉट टू बाय कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जाहिद हाशमी जो कि कॉस्मेटिक्स एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हैं। आइए जानते हैं उनसे कॉस्मेटिक्स के बारे में और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में। वेलकम करते हैं डॉक्टर जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे करेंगे हमारी ऑडियंस के अवेयरनेस के लिए। सबसे पहले तो बाकी क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट होते हैं। आप ये बता दें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड और बाकी कहाँ बचपन गुजरा आपका, कैसे? जी, आई वाज बोर्न इन पेशावर कैंट में शुरू की एजुकेशन की मैंने। वहाँ पे काफ़ी फेमस स्कूल है सेंट मेरीज़ हाई स्कूल, वहाँ से मैट्रिक की। FSC जो है एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से की, फिर खैबर मेडिकल कॉलेज में और फिर खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में हाउस जॉब किया। फिर वहीं से मैंने बेसिक जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग ली, वहीं से इम्तिहान पास किया FCPS का। फिर वहीं से मैंने अमेरिकन एग्ज़ाम MD भी पास किया। फिर मैं वहाँ पे 92 में शेख ज़ायद में मेरी सिलेक्शन हो गई और वहाँ पे मैंने प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने 3.5 साल काम किया प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ से ही मैं इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में फिर मैंने 1.5 साल जो है प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में काम किया। और फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर होगी KPK में। वहीं से फिर मैं प्रोफेसर बन के तो एट एज ऑफ 50 मैंने उसको समझे अर्ली रिटायरमेंट लेके फिर मैं इस्लामाबाद आ गया। यहाँ पे मैंने 2015 में कायद-ए-आज़म को ज्वाइन किया, जनवरी 2015 को, और जब से अभी तक इसी में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। सर जैसे मेडिकल फील्ड तो काफ़ी वास्ट है, तो कॉस्मेटिक्स में आना आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ इसमें? असल में बात यह है, एक तो मुझे शुरू से ही ज़रा इनोवेटिव चीज़ों का शौक़ था, और दूसरा ये कि मैं शुरू में मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट भी बनाया करता था, और उससे ही मुझे चीज़ों को डिज़ाइन करना, बनाना और इनोवेटिव और नई चीज़ें क्रिएट करने का वो शौक़ था। तो जब मेडिकल फील्ड में आया तो मुझे लगा कि ये फील्ड ऐसी है जिसमें मैं जो है ना कुछ अपनी रीजनिंग यूज़ कर सकता हूँ और कुछ क्रिएटिविटी ला सकता हूँ। अपनी वो जो आर्ट की और ब्यूटिफिकेशन की जो मेरे अंदर एक वो शौक़ है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। इसी तरह ही जो चीज़ें डैमेज हो जाती हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन करने का जो मज़ा आता है और इन्जॉय करता हूँ, तो आई रियली इन्जॉय माई वर्क। ठीक है, एक और चीज़ बता दें कि डेली OPDs में आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? क्या मोस्ट कॉमन प्रोसीजर्स आप जो हैं अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं? ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव के आते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक सर्जरी एज अ होल क्या है। तो प्लास्टिक सर्जरी में अगर एक चीज़ होती है रिकंस्ट्रक्टिव, उसमें ये होता है कि जो चीज़ टूट गई है, ख़राब हो गई है, उसको वापस जो है किया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्टिव कहते हैं, दोबारा बनाना जाना। दूसरा ये है कि अगर उसको अपनी नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना जाए और इम्प्रूव किया जाए तो वो कॉस्मेटिक या एस्थेटिक में आता है। वो एक नॉर्मल मेल या फीमेल आता है जिसकी हर चीज़ नॉर्मल होती है, लेकिन दे वांट टू इम्प्रूव देयर लुक, तो उसको हम एस्थेटिक और कॉस्मेटिक। ज़्यादातर जो लोग आते हैं क्योंकि वो एक्सीडेंट्स की वजह से आते हैं, या ये कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, या आजकल जो बहुत आजकल कॉमन है ओबेसिटी, मोटापा, और डायबिटीज़ भी बहुत कॉमन है, डायबिटिक फूड बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारे जो है ये एक तरह से इनको रिकंस्ट्रक्टिव करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा एक ग्रुप वो भी है जो सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए आता है, जो चाहता है कि अपनी जो नॉर्मल लुक है उसको इम्प्रूव करे, और वो तकरीबन 10-15% लोग होते हैं। 80-85 लोग जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव के लिए आते हैं। ठीक है, एक और चीज़ कि जब हम सुनते हैं कॉस्मेटिक्स और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन तो माइंड में फ़ौरन राइनोप्लास्टी भी आ जाती है। राइनोप्लास्टी के पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं, थोड़ा राइनोप्लास्टी का भी बता दें, और ये कि उनके माइंड में क्या होता है कि हमारा फ़ौरन से उनके माइंड में पेशेंट्स का क्या होता है कि हमारी राइनोप्लास्टी से हमारी पूरा फेस चेंज हो जाएगा, या फिर और काफ़ी हद तक हो भी जाता है,
क्योंकि ये हमारा जो फेस के आप देखें ना तो सबसे जो प्रोमिनेंट फीचर है या तो वो नोज़ है या लिप्स हैं, ठीक है ना। और हमारे जो इस एरिया के लोग हैं अक्सर उनके लिप्स अच्छे होते हैं और जैसे कहते हैं उनका वॉल्यूम अच्छा होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को लिप्स का मसला नहीं है क्योंकि वो हमारे एशियन रेस में वॉल्यूम उनका यहाँ जो प्रॉब्लम है वो वाइड नोज़ का है कि जो है हमारे एशियन रेस का नोज़ ज़रा वाइड होता है, नॉस्ट्रिल बड़े होते हैं और ख़ासकर जो पंजाब की साइड वाले हैं उनका जो है ना ब्रिज ऑफ द नोज़ भी काफ़ी वाइड होता है। तो उससे लेके वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं और इसी को हम एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। तो इसमें फिर हम उनको समझाते हैं कि आप इसमें कितना हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। उसे फ़ायदा तो होता है लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि उस फेस पे वो वाला नोज़ बड़ा अच्छा पहले से एडजस्टेड होता है तो उसमें तो हम फिर इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते। लेकिन अगर एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और हुआ है और वो उसको हमने इम्प्रूव करना है, जैसे हम्प नोज़ है बहुत बुरा लगता है, बचपन में चोट लग गई हम्प हो गया, या कुछ हमारे जो यहाँ की नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं उनकी जो है बीक नोज़ हैं और वो आगे से टिप नीचे से हैंगिंग होती है, वो उसको इम्प्रूव करने के लिए आते हैं तो वो हम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा रिज़ल्ट निकलता है और बड़ा सक्सेसफुल भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इस फील्ड में क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल में आपकी क्या सर्विसेज हैं? देखें इस जहाँ तक कायद-ए-आज़म की सर्विसेज हैं तो कायद-ए-आज़म में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं अल्लाह का शुक्र है उसमें यहाँ हमें बुलाया जाता है कहीं ना, क्योंकि जब भी कोई डीपर डैमेज होगी तो कोई ना कोई सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होगी तो उसमें हमें ज़रूर बुलाया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की कवरेज के लिए ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमेशा जब नीचे कोई हड्डी का फ्रैक्चर होता है और उसके ऊपर से स्किन या टिश्यू लॉस होता है तो हमें उसमें उसको कवर देना होता है ताकि वो बोन इन्फेक्ट ना हो जाए। और इसी तरह ही आजकल एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो फेशियल इंजरीज़ ज़्यादा आती हैं तो फेस की रिपेयर करना, क्योंकि फेस आदमी की इम्पोर्टेंट चीज़ फेस और हैंड्स है तो उसकी रिपेयर और उसकी खूबसूरती भी बहुत ज़रूरत है। लोग आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, छोटे छोटे स्कार्स को छोटे छोटे वुंड्स को भी लेके आ जाते हैं तो अच्छा होता है कि हम उसकी कि उनको हेल्प आउट कर दें। जहाँ तक फैसिलिटीज़ का ताल्लुक़ है तो हॉस्पिटल में ये एक मेजर टीचिंग हॉस्पिटल की तरह हैं कहीं भी पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम हर किस्म के कैंसर सर्जरीज़ कर रहे हैं, हर किस्म के एक्सीडेंटल सर्जरीज़ कर रहे हैं और हम जो है इसके अलावा बर्न्स के पेशेंट्स जो आते हैं जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में और उनके लिए हमारे पास इतने बर्न्स यूनिट्स नहीं हैं पाकिस्तान में तो वो भी हमारे पास आते हैं, मेजर बर्न्स आते हैं। फिर बर्न्स के बाद कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, पोस्ट बर्न कंट्रैक्चर, वो बहुत बड़ा मसला होता है तो वो एक बहुत बड़ा लोड है। फिर जैसे मैंने कहा ओबेसिटी और ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ ये हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है तो ओबेसिटी की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में एक जो है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत है हमारी पाकिस्तानी एशियन लोगों में तो वो हमारे लिए वो भी हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं एब्डोमिनोप्लास्टी और लाइपोसक्शन की। और डायबिटीज़ के लिए अब हमारे पास जॉइंट वेंचर करते हैं हम उसके साथ वास्कुलर सर्जन के साथ जहाँ पे वेसल्स ब्लॉक होते हैं और जो वीक फ्लो होता है और उसके साथ हम वुंड्स डायबिटिक वुंड्स को कवर करते हैं और साथ ही डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। सर वैसे तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं और बाकी क्वेश्चन कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। लास्ट में आप ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं यही मैसेज करना चाहूँगा कि जो है ये ठीक है कॉस्मेटिक सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स हैं उनको हम एक ख़ास लेवल तक हेल्प कर सकते हैं और उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये ख्याल करके आते हैं वीडियोस देख के कि शायद जो है कि बिल्कुल ही उनकी दुनिया बदल जाएगी। ऐसे नहीं होता।
कॉस्मेटिक स्ट्रेटजी सिर्फ चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती है, हाँ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती, लेकिन टोटली एक आदमी का फेस चेंज नहीं कर सकती। तो ये जो मिसकंसेप्शन। दूसरा, जब भी सर्जरी होती है तो डेफिनेटली उसमें ये पूरी एक प्रोसीजर है, इट इज़ नॉट कॉस्मेटिक्स कि आप समझें कि बस आएंगे और चले जाएंगे। इसमें पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसमें बड़ा ब्लड लॉस होता है, इसमें हॉस्पिटल स्टे होता है। तो आप आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन इस उम्मीद के साथ आएँ कि हाँ, या आपके साथ हम आपके साथ मैक्सिमम कोऑपरेट करेंगे और जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आपको सर्विस दे सकते हैं, हम देंगे इंशाल्लाह। और यही मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच सर। इस शो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट शो की नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा सलीम। अल्लाह हाफिज़।